मी पहिल्यांदा जे सर्व पुराणी कुटुंब आहे, ज्यांनी हे सगळं घडवून आणलेलं आहे, म्हणजे स्वप्ना स्टडीचं सगळं काम करतायत, ते सर्व कार्यकर्ते, जे जॉईन झालेले आहेत बाहेरून, त्या सगळ्यांचे मी पहिल्यांदा स्वागत करतो आणि कौतुक करतो खरं म्हणजे, की हा एक फार विशेष उपक्रम आपण राबवत आहोत. आपण बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या महामानवाचे आज आपण ही साजरा जो कार्यक्रम करत आहोत. खरं तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जर व्यक्तिमत्व जर आपण असं बघितलं, तर ते युनिव्हर्सल आहे. मग त्यांचे जे विचार आहेत, ते जागतिक लेव्हलचे आहेत आणि कायमस्वरूपी टिकाऊ स्वरूपाचे आहेत. ते काही तात्कालीन स्वरूपाचे किंवा त्या प्रासंगिक होते असं नाहीये. ते स्वरूपाचे आहेत. हॅलो, माझा आवाज येतोय ना ऐकायला? येस सर, आवाज आवाज ऐकायला येतोय. येतोय ना? हां, हां. म्हणून मी पहिल्यांदा सगळ्यांना धन्यवाद देतो. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये या मराठी विचाराचा सर्व जगभर खरं तर अभ्यास केला तो. म्हणून आपल्याला सगळ्यांना, सगळ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत अभिमानाची अशी गोष्ट आहे. आणि पहिल्यांदा म्हणजे मी स्वप्ना स्टडीज आणि सगळ्या या पौराणिक कुटुंबाचे का कौतुक करतो खरं म्हणजे. बघा ना, एक विशेष काय माहिती का, की मराठी भाषा शिकवण्यासाठी, मराठी संस्कृतीची देवाणघेवाण करण्याचा उद्देश म्हणजे जेव्हा बाबासाहेबांचं 29 वर्षाचं वय होतं, तेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा एक अंक काढला, ज्या अंकाचं नाव आहे मूकनायक. आणि हे जे मूकनायक अंक होता, तो मूळचा मराठीमधून प्रसिद्ध होत होता. सब समझ सकते हैं ना, कि बीच में मराठी हिंदी में बात करना चाहिए. सर आप मराठी में भी बोले और बीच में थोड़ा हिंदी ठीक में भी, क्योंकि हमारे ठीक यहाँ ठीक पे कुछ लोग बाहर से भी जुड़े हैं, कुछ ठीक लोग ठीक ठीक महाराष्ट्रियन ठीक बाहर है ठीक हिंदू है. कम्युनिटी से भी हैं, तो अच्छा अच्छा हमारी अच्छी बात. रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सर। अच्छा थैंक ठीक यू है. सर, थैंक यू। अच्छा ओके. तो वो जो मूकनायक था, वो पाक्षिक था, यानी कि 15 दिन के बाद निकलने वाला. तो वो जो पाक्षिक था, वो पहिला बाबा साहेब ने शुरू किया ये 1920 में, 1920 मध्ये सुरू केले, लक्षात घ्या. हे मराठी पत्रकारितेच्या मध्ये इतिहासामध्ये विशेष आहे. आणि बाबासाहेबांचं वय जर आपण विचारात घेतलं तर 29-30 वर्षाचं वय आहे फक्त. त्या काळामध्ये त्यांनी हे केलं आणि हा अंक काढल्याच्या नंतर हे अंकाचं वैशिष्ट्य काय, म्हणजे बाबासाहेबांची विचारसरणी ही आणि इथली मराठी संस्कृती याचं किती नातं आहे. बाबा साहेब और मराठी कल्चर जो है, इसमें जो एक रिलेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो मुकनायक था, जो मुकनायक जो अंक है, उसके जो उसका जो टाइटल था, उसके नीचे 2-4 पंक्तियां थी. और जो जो पंक्तियां थी, जो अभी स्क्रीन पर आपको देख रहे हो मुकनायक का, वो इसमें तुकाराम महाराज के कुछ लफ्ज थे, जिसने लिखा थे. अभंग कहते हैं उसमें, मराठीमध्ये त्याला अभंग म्हणतात. तुकाराम महाराजांचे अभंग, त्याच्यामधल्या 4 वळी मुकनायक त्या खाली, म्हणजे मुकनायक जिधर लिखा है उसके नीचे लिखे गए, वो क्या लिखा है देखो, मैं पढ़ के बघा. काय करू आता धरुनी या भीड. देखो तुकाराम महाराज की पंक्ती आहे, काय करू आता धरुनी या भीड, निशंक हे तोंड वाजविले, नवे जगी कोणी मुकियांचा जाण, सार्थक लाजून नवे हित. म्हणजे ह्या अर्थाने बघा बाबासाहेबांचे हे, की ते तुकाराम महाराजांच्या त्या पंक्ती टाकून त्यांनी हे मुकनायक त्यावेळेस सुरू केलं आणि आपले विचार मांडायला सुरुवात केली. आणि त्या विचारांमध्ये मुकनायकचा अर्थ काय, क्या मीनिंग है उसका मुकनायक का, जो बात नहीं कर सकते, जिसे बात करने का कोई समाज के दबाव के खातिर जो बात नहीं कर सकते, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी ये आवाज है. इसका जो टाइटल है, इसका मीनिंग है ये, कि ये आवाज है पिछड़े लोगों की, और अभी ये बात कर सकते हैं, इसीलिए बोले कि मुक नायक, जो बात नहीं कर सकते उनका नायक. ऐसा इसका मीनिंग है. तो फिर ये क्या है, देखो, काय करू आता धरून या बीड, निसंग ते तोंड वाजविले, नवे जगी कोणी मुखियांचं जाणं, सार्थक लाजून नवे हित. हे जे तुकाराम महाराजांचं जे पंक्ती लिहिलेल्या आहेत, खूप महत्वाचे आहेत, लक्षात घ्या. याच्यामध्ये खूप अर्थ आहे. म्हणजे बाबासाहेबांना सुरुवातीला काय म्हणायचं होतं हे त्यातून आपल्याला दिसून येतं. हा सगळा अंक चालवत असताना, हे सगळं करत असताना बाबासाहेबांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशामध्ये जावं लागलं. परिणाम असा झाला की बाबासाहेब दुसऱ्या व्यक्तीच्याकडे त्यांनी त्याची जबाबदारी दिली आणि ते परदेशामध्ये निघून गेले, शिक्षणासाठी निघून गेले. अंक सुरू होता, पण त्या काळामध्ये हा अंक चालवणं अत्यंत अवघड गोष्ट होती. मी पण पाक्षिक होतं, वो 15 दिन के बाद निकलता था और उसका नाम था बहिष्कृत भारत. जो बहिष्कृत भारत की जो भूमिका है, जो दूसरा अंक वो निकलते थे नियत तक पाक्षिक, उसकी जो भूमिका है, इंडियन ये जो लड़ाई थी उनकी, इसमें बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है. और वो जो महाड़ का सत्याग्रह और जो भी उसकी जो सोच थी, वो सब बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें लिखा और वो लिखने लगे, वो संपादक बने. इसके देखो, इसका एक ये जब हम सोचते हैं तो सभी जाति वर्ग के लोग इसमें लिखते थे. ऐसा कोई नहीं था कि सिर्फ पिछड़े लोग लिखते थे. जिनको ऐसा लगता था कि ये शोषण नहीं होना चाहिए, ऐसे सभी जो लोग होते थे इसमें लिखते थे.
अभी देखो तब तक तो एक जो नया इंडिया है 1947 के बाद जो हुआ वो नहीं हुआ था, वो पहले वो ब्रिटिश का रूल के बारे में जब था, मैं उसी समय की बात कर रहा हूँ, त्यावेळेस मी बोलते 1928 मध्ये 1928 में और एक अंक उन्होंने निकला, इसका नाम था समता, इक्वेलिटी, सब समान है. तो एक निश्चित आहे की बाबासाहेबांची लढाई याचा जो बेस होता, जो मुख्य होता तो इक्वेलिटी होता, समानता होता, समता होता आणि त्याचंच नाव देऊन त्यांनी अंक सुरू केला. 1930 मध्ये त्यांनी अजून एक अंक काढला, जनता, पब्लिक. त्याच्या मागचं पण हे की जे काही सामान्य लोक आहेत त्यांची ही भाषा है, त्यांचं हे बोलणं है, जो भी पिछड़े लोग हैं, जो भी दबे हुए लोग हैं, उनकी ये आवाज है. ऐसा सुनकर अंक निकलते रहते थे और उसमें आवाज उनकी प्रबुद्ध भारत बाद में निकाला, वो वृत्तपत्र था, उसकी भी बहुत अहम भूमिका है. जो भी पिछड़े वर्गों के लिए बाबा साहब ने जो लड़ाई की है उसके लिए बहुत भूमिका है. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये सब पहले कि मराठी भाषा में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन. और इससे का कारण असे लिखता था, एक विचारवंताने इसके बारे में लिखा है की आंबेडकर यांनी मराठीतून केलेले लेखन केवळ मराठी साहित्य संस्कृतीचं नव्हे तर मानवादृष्टीत विश्व साहित्य संस्कृतीचं भूषण है. कि विश्व में जो भी मराठी आदमी है, विश्व में जो भी मराठी कल्चर है, विश्व में जो भी लोग मराठी भाषा जानते हैं, उनके लिए ये गौरव की बात है, उनके लिए ये सम्मान की बात है कि इतना बड़ा महामानव जिन्होंने ये मराठी भाषा में ये सब अंक निकलते थे और अपना जो सोच थी, अपने जो विचार थे, वो बोलने का था, वो मराठी में आप लिखते थे. इसीलिए ये मराठी भाषा का गौरव है. और हम सब के लिए, मराठी आदमी के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का ये जो स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए हम उसको सलाम करते हैं. बाबा साहेब आंबेडकर के ये जो कंट्रीब्यूशन है, अभी देखो मैं जो बात होगी, सभी को ये मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जो भी लड़ाई वो पिछड़े के लिए लड़ते थे. दलित के लिए तो लड़े, लेकिन सिर्फ दलित के लिए नहीं, देखो मजदूर के लिए लड़े. उन्होंने अपनी लड़ाई महिलाओं के लिए लड़ी, उन्होंने अपनी लड़ाई किसान के लिए की. इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि जो भी बाबा साहेब आंबेडकर का जो भी सोच था, वो जहां जहां भी अन्याय होता था, जहां जहां भी जो पिछड़े लोग थे उनको दबाया जाता था, उसके साथ खड़े रहकर उनके लिए वो लड़ रहे. इसलिए वो महिलाओं के लिए लड़े, मजदूरों के लिए लड़ रहे थे, शेतकरी जो किसान भाई थे उनके लिए भी वो लड़ रहे थे. तो एक मैं वो मजूर मंत्री 1945 की बात मैं कर रहा हूं. देखो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो एजुकेशन है, इसमें दो तरीके से हमें देखना चाहिए. पहला, उन्होंने जो भी डिग्री ली हुई थी वो ज्यादा तो इकोनॉमिक्स में थी, और इसमें जो उनकी जो डॉक्टरेट थी वो भी इकोनॉमिक्स में. और फिर भी उन्होंने कायदा बार एट लॉ जो सब दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती थी तब, वो भी उन्होंने ली थी. तो उनका जो एजुकेशन है वो सब ऐसा इकोनॉमिक्स एंड लॉ ऐसा था. उनके आपने तो बहुत सोचा होगा उनके बारे में, उनकी बुद्धिमत्ता, एक प्रखर बुद्धिमत्ता, और वो जो स्टडी करने का उनका तरीका जो आज भी दुनिया में माना जाता है कि इसकी तारीफ की जाती है. लेकिन देखो मैं ये बोलता कि वो दलित के लिए लड़े, वैसे मजदूर के लिए भी लड़े. अभी हम सोच रहे, ये 1945 की बात मैं कर रहा हूँ, 1945. तब उन्होंने, अभी जो हम जो काम कर रहे हैं ना, उसके जो 8 तास काम करते हैं, अभी दुनिया ने ले लिया है कि कम से कम 8 तास काम करने का, अगर ज्यादा काम किया तो उसका भी और एक तनख्वाह मिलेगा. या आज के ये सब कितना काम करना चाहिए दिन में मजदूर ने, वो बाबा साहब ने पहले बताया था. और उन्होंने वो पार्लियामेंट रखा था कि कैसी स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो ज्यादा शोषण नहीं होना चाहिए मजदूर का, और कैसा वेतन देना चाहिए, वेतन की संरचना कैसी होनी चाहिए जिससे वो मजदूर अच्छा जिंदगी जी सकेगा, और मिनिमम वेतन कितना देना चाहिए, कि इसके कम वेतन नहीं देना चाहिए. ये जो सोच थी बाबा साहेब आंबेडकर की, वो श्रम करणारा जो हर आदमी है उनके लिए, प्रत्येक श्रमिकासाठी होती, प्रत्येक काम करणाऱ्यासाठी होती, प्रत्येक कष्टकऱ्यासाठी होती, मग ती स्त्री असो अगर पुरुष असो. बाबासाहेबांनी जो महागाई भत्ता ही जी कन्सेप्ट है उनको पहिले लिया, त्याप्रमाणे लोकांना जास्त पगार मिळायला लागला. एकदा किमती वाढल्या, इन्फ्लेशन हो गया, वो ज्यादा चलन वाढ हो गई और पैसे की मूल्य बढ़ गए, तो लोगों को और भी तनख्वाह मिलता था. वो जो जुड़ा हुआ है अभी तक चल रहा है, उसका जो प्राइमरी जो बाबा साहेब का क्रेडिट है. फिर बाद में उन्होंने लिखा कि कैसा चाहिए कामगार,
उसका जीवन अच्छा होना चाहिए, और उसका जीवन अच्छा हुआ तो वो अच्छा काम करेगा, और अच्छा काम करने के लिए उसकी अच्छी सेहत चाहिए, उसके लिए अच्छा घर चाहिए। तो उन्होंने एक गृह निर्माण सोसाइटी का जो गठन किया था वो तब किया 1945 में। बाबा साहब अम्बेडकर को ये था कि अभी सोसाइटी ऐसी चाहिए जिसमें मजदूर अच्छा घर उनको मिले, इसमें आरोग्य का खुजा मिले कि दवा पानी का खर्चा है वो भी उठाए कंपनी या मालिक उठाए, और इसकी जो तबीयत है वो अच्छा रखे, आरोग्य विषयक सुविधा। और जो अभी जो हेल्थ इंश्योरेंस की कल्पना है हम सब करते हैं, अभी हेल्थ इंश्योरेंस को ज्यादा प्रायोरिटी, अभी कोरोना के वक्त हेल्थ इंश्योरेंस सबसे महत्वपूर्ण अभी लग रहा है, दिख रहा है हम इस पे। तो बाबा साहब ने कामगार के लिए पहले इंट्रोड्यूस किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मजदूर के लिए। वे सादे मजदूर कौन था, उसमें स्त्रियां थी और पुरुष भी थे ना, स्त्री पुरुष दोन्ही मजदुरांसाठी बाबासाहेबांनी ही विचारसरणी मांडली, आणि 1945 ची विचारसरणी बाबासाहेब तेव्हा मजूर मंत्री होते अगोदर त्याच्यामध्ये, आणि मग त्यावेळेस बाबासाहेबांनी एक परिषद भरवली होती आणि त्या परिषदेमध्ये त्यांनी हे मांडलेले विचार आहेत आणि ते प्रत्यक्ष आमले, ते बोलले नाही, ते कृतिशील विचारवंत होते। जो भी वो बात करते थे वो इम्प्लीमेंट करते थे, सिर्फ बात नहीं करते। तो इसीलिए वो ये एक महान कार्य उसने किया था। अभी देखो एक बंगाल जो है इसमें एक प्रकल्प था जिसे हम दामोदर योजना कहते हैं, दामोदर। ये 1945 में वहां एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दामोदर योजना की। तब धरण कैसा चाहिए, यानी कि डैम, आज जो बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, वो जो डैम का कंसेप्ट है वो डैम कैसा चाहिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1945 में बताया था। डैम कैसा चाहिए, तो जो भी बाढ़ आएगी इसको कंट्रोल करना चाहिए, और बाढ़ कंट्रोल करने के लिए डैम चाहिए, और जिधर भी इधर वो स्टार्वेशन या दुष्काल होता है उसका उसके लिए इलाज चाहिए। इसको लोगों को तन अपना जो अनाज आएगा और उसके कुछ ना कुछ उनका जो इन्कम है इन्कम अच्छा म्हणा, म्हणजे चांगलं इन्कम असावं, चांगलं जीवन शेतकऱ्याला जमावं म्हणून धरणं बांधली पाहिजेत, हे बाबासाहेबांचं बेसिक कल्पना होती। आणि जे ग्रीड है जहां से अभी हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं ना डैम से, वो कल्पना उन्होंने तब बताई थी। त्यांची ही मूळ कल्पना होती की ब्रिटिश सरकारने ब्रिटनमध्ये ती अंमलात आणलेली होती आणि ती भारतामध्ये अंमलात आणावी असं बाबासाहेबांनी मांडलं, आणि त्याच्यामध्ये विद्युत प्रकल्प सुरू करायचे केले आणि त्याच्यातून एम्प्लॉयमेंट कसं क्रिएट करता, बाबासाहेब मूळचे हे अर्थशास्त्री, ते अर्थशास्त्रज्ञ होते, त्यामधून कसं एम्प्लॉयमेंट तयार करता येईल ते करण्याचा बाबासाहेबांनी जो प्रयत्न केला त्याचं आपण कौतुक केलं पाहिजे। दुसरी गोष्ट, आपल्याकडे जमीनदारी पद्धत, म्हणजे काही लोक जमिनीचे फार मोठे मालक होते, हजारो एकराचे मालक होते, आणि काही जणांच्याकडे जमीनच नव्हती। जमीन नसलेला वर्ग त्यावेळेस 10% पेक्षा लोकसंख्येमध्ये जास्त असा वर्ग होता ज्याच्या नावावरती जमीनच नव्हती। बाबासाहेबांनी जमीनदारीला विरोध केला। बाबासाहेब हे मूळचे कोकणामधले होते, महाराष्ट्रामधले, आणि तिथे जी खोत पद्धत होती ती जमीन एका अर्थाने दुसऱ्याचं शोषण करणारी पद्धत होती। तो इसके खिलाफ बाबासाहेब थे, तो उन्होंने जमींदारी का बहुत जोर से खिलाफ थे उन्होंने। और इसे फिर कैसा चाहिए एग्रीकल्चर, वो तो समझते थे कि जो मालिकी हक है जमीन का, जो मालिक है जमीन का वो नहीं, वो तो सरकार चाहिए मालिक। ये पूरा देश का जो सरकार है वो जमीन का मालिक चाहिए, किसी को ज्यादा जमीन किसी को छोटा जमीन, ये वो मानते नहीं थे, ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर भी वो उनका जो सोच था, जो एक अर्थशास्त्री के नाते जो बाबा साहब बोल रहे थे वो वही था कि गवर्नमेंट का जमीन होगा पूरा और लोग उस पर काम करेंगे, ये जो सोच है उनका। यानी कि फिर भी वो जो कंट्रोल करने का था, क्या देखो जहाँ वहां के जो लोग, जो बड़े लोग थे वो ज्यादा से प्राइसेस बढ़ाते थे, कीमती वस्तु का कीमती बढ़ाते थे, तो फिर वो शोषण होता था गरीब का। तो इसके खिलाफ भी उन्होंने जो कल्पना मांडी अर्थशास्त्री के रूप से कि कैसा कंट्रोल होना चाहिए इस पर, और प्रोडक्टिविटी कैसी बढ़नी चाहिए, अगर एक एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिव हो या इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी कैसी हो, इसके बारे में एक अर्थशास्त्री होने के नाते ने उन्होंने सोचा। देखो लॉर्ड केन्स एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, उनके साथ भी बातचीत हुई थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, जब हमारा जो फॉर्मेशन हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसके बारे में भी अपना सोच अलग तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने माना। तो एक अर्थशास्त्री के रूप में बाबा साहेब बहुत बड़े आदमी। अगर मैं तो ऐसा मेरा कहना है, मैं तो खुद अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट। अगर बाबा साहेब इस लड़ाई में नहीं होते तो दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री होते, इतना बड़ा इकोनॉमिक्स में उनका कंट्रीब्यूशन था। तो उन्होंने कैसा प्रोडक्टिव होना चाहिए और आगे देश कैसा होना चाहिए इसके बारे में उन्होंने सोचा था। देखो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जैसा
किसान के लिए मांगा, मजदूर के लिए मांगा था, वैसा और एक सोच था, वो जो महिलाओं के लिए। अपनी जो संपत्ति है, जो वडिलोपार्जित संपत्ति है, जो पिता से अपने पुत्र को संपत्ति मिलती है, तो बाबा साहेब का ऐसा सोच था कि पिता से आने वाली संपत्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही मिलना चाहिए, और वो भी उसका हिस्सा समान बराबर होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने तब पूरे कमीशन के सामने अपना ये सोच रखा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भारत में ये इसका किसी ने माना नहीं और लोगों को ऐसा अच्छा नहीं लगा होता। लेकिन आज देखो, इतना 50 बरस के बाद सब ये सोचते हैं, और ऐसा इंडिया में ऐसा कानून हुआ है कि लड़का और लड़की दोनों को अपनी संपत्ति में समान हिस्सा चाहिए। लेकिन अगर तब बाबा साहेब जो बात कर रहे थे, अगर अगर हम सुनते तब, आज बहुत इक्वालिटी आती थी, सब बहुत समानता आती थी, आणि स्त्रियांनी संपत्तीमध्ये सहभाग करायचा आणि त्याच्यामध्ये भाग घ्यायचा आणि लढ्यामध्ये पण भाग घ्यायचा। हा स्त्रियांच्या विषयी त्यांचा जो विचार होता तो फार महत्वाचा होता। आणि बाबासाहेब एक विचार करत होते, इसके पीछे क्या होना चाहिए, वो शिक्षा नीति को ज्यादा मानते। त्यांचं एक वाक्य आहे, शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा। कि पहला तुम पढ़ो, फिर अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, और फिर लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, चुप मत बैठो। ये जो उनकी सोच थी वो बहुत अलग, एक बहुत भारी थी, और वो महिलाओं के लिए, किसान के लिए, मजदूरों के लिए, और जो दलितों के लिए, जो कास्ट का जो वर्क क्लास था जो है इंडिया में आज भी, अनटचेबिलिटी चली गई है, लेकिन कास्टिज्म अभी तक खत्म नहीं होगा। लेकिन इसके खिलाफ की जो उनकी लड़ाई थी, वो उसमें यही सोच उनका था, उनका अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी को पूरा विरोध था। और बाबा साहब सिर्फ लिखते नहीं थे, सिर्फ बात नहीं करते थे, वो लड़ते थे, स्वयं संघर्ष करते थे। देखो उनकी जो सोच है, शिका, संगठित हुआ, संघर्ष करा। वो खुद पढ़े लिखे थे, यानी किसी तरह फिर संगठन करने का उसने प्रयास किया और संघर्ष किया। जैसा कि मंदिर प्रवेश, तब दलितों के लिए अलग मंदिर और उच्च वर्णियों के लिए अलग मंदिर है, तो बाबा साहब ने कहा नहीं, सबके लिए एक मंदिर होना चाहिए। और भी तीसरा व्यवस्था के वो खिलाफ थे, और उन्होंने लड़ाई, उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। वो बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है कि धर्म का हक कभी सबको समान देना चाहिए। ये जो लड़ाई थी है, उसने बहुत महिलाओं का कॉन्फ्रेंस रखा था। मैं जिस जेजूरी से बात कर रहा हूँ, ये 1932 में इस गांव में बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं की एक परिषद ली थी, एक महिलाओं के लिए एक मीटिंग की थी, और बताया था कि कैसा लड़ना चाहिए, कैसा इक्वलिटी के लिए क्या करना चाहिए। वो एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है जहां से मैं बोल रहा हूँ। और एक सोच बाबा साहब की, जो मैं एक अर्थशास्त्री का स्टूडेंट होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो तब 1927 में वो ऐसा बता रहे थे कि फैमिली प्लानिंग चाहिए। वो जो ज्यादा बच्चे होते हैं उन्हें से देश की लोक संख्या बढ़ जाएगी, और जो देश की लोक संख्या बढ़ जाएगी, इसका ये परिणाम होगा कि हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहेंगे। अगर हमको इकोनॉमिकली आगे जाना है तो पहले आपकी जो पॉपुलेशन है इस पर कंट्रोल होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। ये बताने वाले बाबा साहब कितना दूरदृष्टि वाले थे, और देश के लिए, समाज के लिए, और पूरी दुनिया के लिए उनके विचार है। बाबा साहब को मानने वाले सिर्फ भारत में लोग नहीं है, दुनिया में मानने वाले लोग, दुनिया में लोग मानते हैं, दुनिया में उसके सोच का आदर करते हैं। और जो भी दुनिया में डेवलपमेंट हुई है, इसमें बाबा साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अभी सोच रहे थे, ये जो अलग अलग उनके पहलू है, जो लड़ाई उन्होंने दलितों के लिए लड़ी, वो लड़ाई इक्वेलिटी की थी, समानता की थी। उनको वो मानते थे कि सब आदमी समान होना चाहिए, सबका जो वैल्यू है वो समान होना चाहिए। जब क्या है, देखो भारत में जब इंडिपेंडेंट इंडिया में जब इलेक्शन थी पहली, तो क्या हुआ उस इलेक्शन में, एक व्यक्ति को एक मत मिला। स्त्री को, औरत हो तो भी एक मत, पुरुष हो तो भी एक मत, अमीर को एक मत, गरीब हो तो एक मत, वो झोपड़े में रहने वाला उसे भी एक मत। दुनिया में ये पहली इलेक्शन थी कि सबको पहले दिन ही अपना वोट देने का अधिकार मिला। देखो हम अमेरिका को बहुत आगे गए ऐसे सोचो, अमेरिका में पहले महिलाओं को अधिकार नहीं था, और इस देश में भी कुछ लोग बोलते थे कि अगर वोटिंग का अधिकार देना है तो महिलाओं को मत दे दो। कुछ लोगों का बोलना था कि जो अमीर लोग हैं सिर्फ वो वोटिंग करेंगे, गरीब के क्या समझता है, वो कैसा राज चलाएंगे, उसको वोट देने का नहीं अधिकार चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान
वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, और वो वही आग्रह था उनका कि वो झोपड़ी में आदमी हो, अगर वो अमीर हो, एक साथ है, उनको एक ही वोट देने का अधिकार है। देखो अभी हमें एक और भी करना है, बाबा साहेब अम्बेडकर के हम अभी उनके जो उनके बारे में सोच रहे हो, उनको अभिवादन कर रहे हो, तो अभी तक एक व्यक्ति को एक मत मिला है, लेकिन समान क्रेडिट नहीं मिला। तो सोसाइटी में अब सबकी जो इज्जत है वो समान होनी चाहिए, बाबा साहेब को यही अपेक्षा थी उसमें। इसीलिए ये जो डेमोक्रेसी में मिला हमारा जो अधिकार है उसे बहुत ही है, और ये दुनिया में ऐसा अधिकार मिला है जो पहले दिन मिला है, पहले दिन मिलने वाला ये अधिकार है। इसलिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। स्त्री पुरुष समानता वो मानते थे। देखो मैं इधर से भाषण कर रहा हूँ, मुक्त में बोल रहा हूँ, अभी जो भारत का संविधान था इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब थे, और उन्होंने दुनिया के 150 से ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनका स्टडी किया था, और दुनिया में जिस जिस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कोई अच्छा है उसके बारे में उन्होंने सोचा था, और ये सब सोचने के बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गई है वो सब दुनिया उसका इज्जत करता है। एक कानून का राज, एक कानून का शासन निर्माण किया है। 125 से ज्यादा करोड़ लोग शांतता प्रिय से यहाँ रहते हैं। ये भाषण स्वातंत्र मिला है। देखो मेरी बात सुनो, जो भी स्वातंत्र होता है, चाहे वो मालमत्ता का स्वातंत्र हो, चाहे वो भाषण का स्वातंत्र हो, चाहे वो जीवित रहने का स्वातंत्र हो, जो भी ये फंडामेंटल राइट्स है वो तो हमें कुदरत से मिलते हैं, वो कोई क्रिएट नहीं करता, उसको प्रोटेक्ट करना चलते, और ये भारतीय राज्य घटना ने उसको प्रोटेक्ट किया है। देखो क्रिएट नहीं किया है, प्रोटेक्ट किया है। अगर तुमको ये कोई नहीं मिल रहा है तो उसके खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हैं, उसके खिलाफ आप लड़ सकते हैं कि चलो ये मेरा अधिकार है और मुझे कुछ क्यों नहीं मिला। तो इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया। ये संविधान का विशेष है, स्वतंत्र न्यायपालिका, कि इस देश का अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, अगर उसका फंडामेंटल राइट पर कोई अटैक हुआ तो वो न्याय लेके जा सकता है और दाद मांग सकता है कि चलो हमारा शोषण हुआ है, हम करे अन्याय हुआ है, हमको कानून का न्याय दे दो, वो मांग सकता है उसको। ये जो अधिकार दिया है संविधान का, ये सबसे बड़ा अधिकार है। देखो ये आदर्श अधिकार है, ये सब इक्वालिटी बनने का ही अधिकार है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स उन्होंने जो प्रोटेक्ट किए हमारे संविधान से, तो उसके लिए बाबा साहब की बहुत तारीफ करनी चाहिए। बहुत दूर की सोच है, आज भी इतने वर्ष के साथ इतना अच्छा देश रह चुका। और देखो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ इंडिया पूर्ति के लिए नहीं है, जो हमारे पड़ोसी देश है उसके सभी कॉन्स्टिट्यूशन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रभाव है। ये आदर्श माना गया इसका कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का इस तरह की बहुत सराहना करता हूँ। स्वतंत्र न्यायपालिका है, इस पर किसी का अंकुश नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वह इसका चीफ राष्ट्रपति है, लेकिन वो खुद बाई करता है। और देखो ये राज्य घटना बदलने का किसी को अधिकार नहीं, कोई नहीं बदल सकता। बातें करते हैं लोग, बात बदल नहीं सकते। इसका जो जब ये ली गई राज्य घटना, तभी वह तय हुआ है कि राज्य घटना कोई बदल नहीं सकता है। ये संसद भी स्वतंत्र है, संसद भी स्वतंत्र है, न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। हमेशा चलता है कि कौन श्रेष्ठ है, संसद बड़ा है या न्यायपालिका बड़ी है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कोई किसी से बड़ा नहीं है, ये इक्वल है। और यही जो बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच थी, बहुत आगे थी। देखो भारत का ये संविधान इतना बड़ा है जो बाबा साहेब की सोच से निकला है। इस देश में कभी ही तानाशाही नहीं आ सकती, इस देश में कभी लश्करशाही नहीं आ सकती। लश्कर के तीनों प्रमुख है, वो कोई चिप नहीं हो सकता इस देश का, कोई भी नहीं बन सकता इसका। हेलो, आवाज येतोय ना? यस आवाज येतोय ना माझा? आवाज येतोय का? येस सर, येतोय येतोय ना? हा हा. आणि इथे येणार नाही अशा पद्धतीने. आणखीन एक बाबासाहेबांचे विचार तुम्हाला सांगतो. त्यांना लहान लहान राज्य अभिप्रेत, म्हणजे आपल्याकडे आता भारतामध्ये भाषावार आपण अमेरिकेत जर गेलो तर फुटपट्टी मांडून त्यांनी स्टेट्स तयार केली. पण बाबासाहेबांचं मत असं होतं, बाबासाहेब वही सोचते थे कि छोटा छोटा स्टेट होना चाहिए, इससे क्या होगा, तो इससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज्यादा होगी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सबसे अच्छा रहेगा। ये उनकी सोच थी, ये उनका विचार था। जो भी बाबा साहेब सोच रहे थे सभी इंप्लीमेंट हुआ ऐसा नहीं है, अगर वो सोचते थे तो भी नहीं है। क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में तो सबका जो भी बात है
उसके साथ रहकर जो भी बहुमत मिलता है उसके आधार पर निर्णय किया जाता है। तो उसके तब कुछ लोगों ने ऐसा बताया था कि गांव की जो पंचायत चुन के आएगी वही न्याय व्यवस्था होगी। बाबा साहेब इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि यह गलत है, यह शोषण होगा। अब बहुमत के आधार पर लोग चुन के आएंगे गांव की पंचायत में और वो न्याय करेंगे, तो न्याय करने का अधिकार उनको नहीं मिलेगा। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए और न्यायपालिका स्वतंत्र ये जो सोच है उनका, ये यूनिवर्सल सोच है कि सबको फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए। सबको अपने अधिकार, अगर किसी ने अपने ऊपर अन्याय किया है तो उसके खिलाफ लड़ने का अपने पास ताकत होनी चाहिए। ये तो यूनिवर्सल सब्जेक्ट है उसका। अभी और एक अर्थशास्त्री होने के बात उनका एक है, उन्होंने एक वित्त आयोग की निर्माण किया, यानी कि स्टेट और गवर्नमेंट इसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, वो टैक्सिज्म कैसा रहेगा, टैक्स के बाद जो इनकम आएगा वो कैसा दिया जाएगा एक दूसरे के लिए, ये भी बहुत है। और इलेक्शन कमीशन जो इंडिपेंडेंट है वो बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच थी कि इंडिपेंडेंट अगर इलेक्शन कमीशन हम करेंगे तो इस देश के लिए और इस समाज के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा ये होगा। और भी मैं एक बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच का ये सबसे बड़ा पहलू के मैं बात कर रहा हूँ। उनका सबसे बड़ा ये पहलू ऐसा था कि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये राज्य शासन कैसा होना चाहिए, ये राज्य सकट कैसा होना चाहिए, तो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। कोई भी शासन का कोई धर्म नहीं होगा। जो भी कोई जितने भी धर्म होंगे देश में वो सब इक्वल रहेंगे। शासन का खुद का कोई धर्म नहीं रहेगा। और जो आदमी चाहता है जिस धर्म का आचार करना है उसका पालन करना है वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये जो उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स जैसा जो बताया है इसमें, ये सब सर्वधर्म समभाव, सब इक्वल है, सबके बारे में अपनी जो सोच है वो इक्वल है। ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बेसिक फंडामेंटल जो विचार है वो बहुत बड़े थे। और ये सब करने के लिए उनका अगर जीवन चरित्र हमने देखा तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा त्याग है। उनको बहुत और कुछ करना था, बहुत कुछ करना था, लेकिन फिर भी उन्होंने जितना भी अपना उनका लाइफ है इसमें जो भी काम किया है वो इतना बड़ा है कि हम और 100, 200, 1000 वर्ष बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमको दिया है उसके बारे में एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। और जो इक्वल समाज व्यवस्था कहते हैं, जो समानता है, सब समान है, स्त्री पुरुष भेद नहीं है, तो या कोई गरीब श्रीमंत ऐसा ही भेद नहीं है। ऐसा एक अच्छा समाज जिसका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होगा और जो लोग दुनिया में सब लोग आनंदित रहेंगे, ऐसा जो उन्होंने सोचा है वो बहुत अच्छा था। इसीलिए मैं आपका सबका आवाज येतोय ना? कॅल्क्युलेशन करणार आहे मी आता। हाँ हाँ हाँ, अभी देखो बाबा साहेब अम्बेडकर का ये जो सोच है, जो अभी आधा घंटा मुझे मिला था, मैंने तो आधा घंटा का भाषण किया इसीलिए जो आपने दिया था वक्त उसमें। और ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ, इतने बड़े महापुरुष। और मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर मराठी थे और महाराष्ट्र के लिए, मराठी भाषा के लिए और हमारे मराठी संस्कृति के लिए ये गौरवशाली और भाग्यशाली की बात है। आप सब लोग जुड़े और मैं जो बात कर रहा हूँ तो आपने सुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और अभी बाहर से आए हुए लोग हैं, नेपाल से आए हुए लोग हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं, कोई दुबई में से भी जुड़े हुए होंगे, भारत के लोग हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सबको एक शुभकामना देता हूँ कि ऐसे कोरोना के काल में अपने घर में थोड़ा सा बच के रहे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। नमस्कार सर। थैंक यू नारायण सर, आपका बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा लगा बाबा साहब के बारे में।